बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है आपके सबसे भरोसेमंद शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नकल माफिया भूपेंद्र सारण का अवैध किला ध्वस्त किया जा रहा है। भूपेंद्र सारण के घर पर लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। जेडीए मकान के अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर रहा है। पोकलैंड हैमर मशीन की मदद ली जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज दूसरा दिन है जब लगातार जेडीए की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है और भूपेंद्र सारण का जो विला कई करोड़ रुपयों से बना हुआ था उसे आज लगातार दूसरे दिन भी ध्वस्त किया जा रहा है। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाई की जा रही है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। भूपेंद्र सारण की पत्नी एलची देवी को जमानत मिली है। भाई गोपाल सारण की पत्नी इंदु बाला को भी जमानत मिली है। 4 अलग अलग तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर 1.5 करोड़ का आलीशान मकान ध्वस्त किया जा रहा है। कल भी कार्रवाई की गई और आज भी लगातार जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो जेडीए की ओर से की जा रही है। बता दें जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट की ओर से ये फैसला आया था और जेडीए के पक्ष में जैसे ही ये फैसला आया लगातार तैयारियां इसे लेकर जेडीए की ओर से की गई थी और जैसे ही ये फैसला सामने आया जेडीए ने इस मकान को गिराने पर कार्रवाई शुरू कर दी। कल भी कार्रवाई की गई और आज लगातार दूसरे दिन भी इसे लेकर कार्रवाई जारी है। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर इस मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। तो भूपेंद्र सारण और उनके भाई गोपाल सारण हैं, उनकी पत्नियों की जमानत हो गई। श्रीमती एलची देवी और श्रीमती इंदु बाला अपने रिश्तेदारों परिजनों के साथ वो आ गए थे सुबह। उनको हमने सामान सुपुर्द कर दिया औपचारिक रूप से और जो इनका विद्य निर्माण है बीच का पोर्शन शेष उसमें रख दिया। हमने संसाधन उनको उपलब्ध करवाए थे। बालकनियां रोड सीमा पे हैं और इसके ऊपर की 2 मंजिलें वो भी अवैध हैं। किसी प्रकार की क्षति नहीं हो, ये पूरी एहतियात सतर्कता बरतते हुए हम पूरी सावधानी पूर्वक ये हमारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। याचिका लगाई थी, आपने साइन किए थे याचिका पर कोर्ट में? साइन तो कर दिया, बच्चा सिखा दी, बच्चा सिखा दी, ध्यान कौन नहीं है। आपको पता है आपने याचिका लगाई थी कि आपका मकान नहीं तोड़ा जाए, ऐसी याचिका लगाई थी? नहीं लगाई। तो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट से अहम फैसला आया। मकान गिराने को लेकर जेडीए को अनुमति मिल गई और इसके बाद तब से लगातार जेडीए की ओर से इस मकान को गिराने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें ये मकान आरपीएससी पेपर लीक के मुख्य सरगना जो अभी लगातार फरार चल रहा है भूपेंद्र सारण का बताया जा रहा है और इसी को लेकर यहां पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि इस मकान को अवैध निर्माण बताया जा रहा है। जेडीए ने कुछ दलीलें पेश की और इन दलीलों के जरिए जेडीए ने ट्रिब्यूनल कोर्ट में जीत भी दर्ज की और उसके बाद से लगातार इस मकान पर जेडीए की ओर से कार्रवाई जारी है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कल से ये कार्रवाई शुरू की गई। तकरीबन 3:30 बजे शाम को कल इसे लेकर फैसला सामने आया और उसके बाद से लगातार इस पर कार्रवाई जेडीए की ओर से की जा रही है। अभी भी आज दूसरा दिन है और जेडीए की टीम बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। पोकलैंड मशीन है और इसके साथ ही वहां पर बुलडोजर चलाकर इस मकान को गिराया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण की पत्नियां हैं उन्हें जमानत मिली, वो मौके पर पहुंची और अपने सामान को ले लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सहयोगी रोशन सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, वहां से तस्वीरें दिखाइएगा, आज क्या कुछ कार्रवाई चल रही है वहां पर? देखिए, पेपर लीक माफिया जो है भूपेंद्र सारण, उसके अवैध मकान को ढहाया जा रहा है। ये विला जो था बेस कीमती जो विला था उसे जेडीए की टीम ने किस कदर खंडर बनाकर यहाँ पर रख दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि किस तरीके से जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे उन लोगों का क्या कुछ होने वाला है। ये जेडीए की जो टीम है सुबह 7 बजे से पिछले करीब 6 घंटे से जो कार्रवाई लगातार जारी है और आप ये देख रहे हैं कि जो अवैध जो निर्माण है उसे ढहाया जा रहा है। पॉकलैंड मशीन, जेसीबी मशीन की मदद से ये जो पूरा जो निर्माण है
उसे हटाया जा रहा है। मेरे सहयोगी शेर सिंह लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो 4 मंजिला ये जो मकान था जिसे गिराने का यहाँ पर जो काम है वो लगातार जारी है। मौके के ऊपर देख सकते हैं भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है। किसी भी तरीके की यहाँ पर स्थिति से निपटने के लिए चाहे पुलिस हो या जो तमाम जो संसाधन हो, तमाम वो एजेंसियां टीमें मौजूद है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और मैं एक बार करीब से दिखाना चाहूँगा, सहयोगी को कहूँगा कि वो सामने की ओर से दिखाएं कि इस पूरे विला को, जो आलीशान जो रिहायशी जो विला था, उसे पूरी तरीके से खंडर कर राजस्थान पर तकरीबन 1.5 करोड़ की लागत से इस आलीशान विला को तैयार किया गया था, लेकिन ये विला काली कमाई से बनी थी। ये विला लाखों अभ्यर्थियों के किस्मत के साथ खिलवाड़ कर बनाई गई थी। अतिक्रमण ध्वस्त हो जाएगा। दाएं बाएं और पीछे की तरफ एक टी पॉइंट बनता है, उसके अलावा एक निवास लगता हुआ बना हुआ है। दाएं बाएं लगते हुए निवास बने हुए हैं, उनको किसी भी प्रकार की जरा सी भी क्षति नहीं हो, ये पूरा ध्यान रख रहे हैं अपन। इसलिए जो पॉकलैंड मशीन का इनका यूज है, मेरे को लगता है कि 3-1 बजे तक हो जाएगा। बाकी हमारे लोखंडा सिस्टम और हैमर्स लगे हुए हैं, वो मैनुअली कार्रवाई करेंगे। फिर सर, कुल मिलाकर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इसकी कार्रवाई को लेकर आम जन के अंदर किसी भी तरीके का पैनिक नहीं हो। जेडी अक्सर छोटे मोटे जो निर्माण होते हैं उनको लेकर ध्यान रखा जाता है कि वो नहीं हो, लेकिन ये विशेष परिस्थिति में जैसा कि बताया जा रहा है कि कार्रवाई की गई है। ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इसी ग्राउंड के ऊपर इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। क्या इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि आसपास में कोई पैनिक नहीं हो और जो माफिया है उन्हें स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश की जाए? देखिए, निश्चित रूप से ये कार्रवाई ऐसे माफियाओं को निश्चित रूप से संदेश है। आधार इसका पूरा कानूनी है, अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण का होना, जो माननीय ट्रिब्यूनल जेडीए ने भी स्पष्ट रूप से लंबी बहस के बाद में और दोनों पक्षों के सुनने के बाद हमारे पक्ष को सही माना है। हमारी कार्रवाई को पूरी विधि सम्मत और पूरी विधिक प्रक्रिया अपनाई हुई मानी है। जो विशेषकर अपने युवाओं के साथ में, लाखों युवाओं के सपनों के साथ में, उनके भविष्य से जो खिलवाड़ करते हैं, गंभीरतम आपराधिक करते अक्षम्य है, वो उनको निश्चित रूप से ये संदेश है। और ये कार्रवाई जो आवास पे हुई है, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे हुई है, वो उसी के तहत हुई है। दूसरा, देखिए, आवास निर्माण में हमारा व्यापारिक रुख रहता है। हम कतई कोई यदि सरकारी जमीन पे नहीं हो, रोड पे नहीं हो, पार्क फैसिलिटी पे नहीं हो, हम कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। नए निवास भी बनते हैं, उसमें कोई गंभीर उल्लंघन नहीं हो, हम नहीं करते। ये अगल बगल में किसी को क्षति नहीं पहुंचे, पूरे ध्यान रख रहे हैं हम। देखिए, ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि इस तरीके के जो मामलों में जो लिप्त लोग हैं, जो युवाओं के भविष्य से जो लोग खिलवाड़ करेंगे, उसका इसी तरीके से ये जो तस्वीरें इस बात की गवाह है कि इसी तरीके से उनके जो मंसूबे हैं, जो उनके जो आसियाने हैं, जो उनके सपने हैं, उन्हें इसी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये जो जेडीए का पीला पंजा किस कदर यहाँ पर चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। अवैध निर्माण को 4 मंजिला ये जो अवैध निर्माण था, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर ये पूरा निर्माण जो यहाँ पर किया गया था, इस पूरे निर्माण को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। अवैध हिस्से को पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जो वैध हिस्सा है उसे किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त नहीं किया जाए। आसपास के इलाकों में जो लोग रहने वाले हैं, जो मकान, ये जो बगल में जो मकान है, किसी भी तरीके से मकान है वो क्षतिग्रस्त नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो मैनुअल तरीके से संसाधन की यहाँ पर मदद से यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसे हटाया यहाँ पर जा रहा है।
जी बिल्कुल रोशन, और लगातार हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे काम चल रहा है, जिससे कि आसपास जो मकान है उन्हें किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। लेकिन रोशन, वो कितना पोर्शन है जिसको तोड़ने की वहां पर कार्रवाई की जा रही है, कितना पोर्शन बचेगा, इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, जो फ्रंट जो सेटबैक वायलेशन है, करीब 15 फीट का ये जो अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया था, साथ ही साथ में सड़क सीमा के ऊपर जो बालकोनी यहाँ पर निकाली गई थी, जब जेडीए की टीम यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने इस तरीके का जो अवैध निर्माण पाया, इसको लेकर जेडीए बाइलॉज के तहत नोटिस दिया और उस नोटिस को लेकर जो सारण और सारण की जो पत्नी है उसने ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर याचिका लगाई, जेडीए के नोटिस को चैलेंज दिया। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट आदेश दिए कि जो अवैध निर्माण है उसे हटाया जाए, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। पेपर लीक मामले की ये भूपेंद्र सारण, जिसका ये जो मकान है वो मास्टरमाइंड यहाँ पर पूरे प्रकरण के अंदर था। ऐसे में जेडीए ने पूरे मामले के अंदर तत्परता दिखाते हुए महज 3 दिन का वक्त दिया था। ऐसे में भूपेंद्र सारण ने इस पूरे मामले को लेकर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के अंदर बड़ी भारी जो यहाँ पर वकीलों की एक कह सकते हैं कि टीम लगाई। बताया ये भी जा रहा है कि भूपेंद्र सारण के पक्ष में जोधपुर हाई कोर्ट तक के जो एडवोकेट है वो जयपुर में पैरवी के लिए पहुंचे, लेकिन जेडीए की टीम ने भी अपनी जो टीम है पूरी, चाहे एनफोर्समेंट की टीम हो, जो इनके एडवोकेट जो लॉयर जो पैनल है उनके तमाम अधिकारियों के देखरेख के अंदर इस पूरे केस की पैरवी की गई। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जेडीए पूरी तैयारी के साथ पहुंचा, किसी भी तरीके का मौका नहीं दिया। पूरी मामले की सुनवाई करीब 5 घंटे तक चली जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर। इसके बाद में कोर्ट ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिए कि जो अवैध जो निर्माण है उसे हटाया जाए। इसके तुरंत बाद में यहाँ पर जो दूसरी जो जेडीए की टीम यहाँ पर मौजूद थी उसकी ओर से यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई। कल करीब 3 घंटे तक कार्रवाई चली थी, आगे का जो हिस्सा था उसे ढहाया गया था। आज ये बताया जा रहा है कि करीब 3 बजे तक इस जो अवैध हिस्से को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो इस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ करेंगे, जो लोग ऐसे इस मामलों के अंदर, पेपर लीक मामलों के अंदर जो लोग ऐसे वो रहेंगे, उनका अंजाम इसी तरीके से रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल रोशन, और इस तरीके का मैसेज बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है और इस तरीके की कार्रवाई भी। बहुत शुक्रिया। अब जैसे ही कोई और अपडेट आपके पास आता है हम फिर से आपके पास आएंगे। और धौलपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिला पुलिस की अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। कार्रवाई के दौरान 12 बाइक जब्त किए गए हैं। बजरी परिवहन में लिप्त 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी जब्त की गई हैं। मरौली गांव सहित गुर्जर कॉलोनियों में दबिश दी गई। दबिश के दौरान पुलिस और आरएसी का जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। एडिशनल एसपी बच्चन सिंह मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। दबिश की कार्रवाई के दौरान बजरी माफिया में हड़कंप मच गया। तो पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान कुल 12 बाइक जब्त किए गए हैं और इसके साथ ही बजरी में लिप्त 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी जब्त किया गया है। और श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पर प्रदेश भर के जेल प्रहरियों के द्वारा मेस बहिष्कार का आज दूसरा दिन है। वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर मेस बहिष्कार कर रहे श्रीगंगानगर के जेल प्रहरी की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद जेल प्रहरी को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। वहीं आज लगातार दूसरे दिन वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के 4000 से ज्यादा कार्मिक मेस का बहिष्कार करते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो लगातार अन्न का बहिष्कार किया गया है जेल प्रहरियों की ओर से और सिर्फ श्रीगंगानगर ही नहीं, पूरे प्रदेश में जो जेल प्रहरी हैं अपनी मांगों को लेकर अन्य बहिष्कार, मेस बहिष्कार पर हैं। और इस बीच श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बहिष्कार के दौरान एक कर्मचारी की
तबीयत बिगड़ गई है। जेल प्रहरी को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। बता दें, वेतन विसंगति को लेकर लंबे समय से ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं। कई बार इन मांगों को लेकर प्रशासन के साथ बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत में सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। अब तक इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसी को लेकर एक बार फिर से इनका गुस्सा फूट पड़ा है और पूरे प्रदेश में जो जेल प्रहरी हैं अब वो मेस का बहिष्कार कर रहे हैं। अन्न त्याग कर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और कोटा के झाड़ू बस्ती इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो रहे हैं। वहीं फायरिंग में घायल कांग्रेसी कार्यकर्ता से मिलने देर रात कई कांग्रेसी नेता अस्पताल पहुंचे। कांग्रेसी नेताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। फायरिंग का कारण पुरानी वजह बताई जा रही है, पुरानी रंजिश बताई जा रही है। यही अनुरोध करना चाहता हूँ, जहाँ भी हमारी नाकेबंदी हो, जो भी संदिग्ध लगे उसकी तलाशी अवश्य लेनी चाहिए और जरूरी है नाकेबंदी करके करें। कहीं भी आपको लगता है संदिग्ध आदमी है, उसकी तलाशी होनी चाहिए। इतने चाकू, इतनी छुरियां, इतने आपके ये तमंचे लेकर आदमी शहर में घूम रहा है और उसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। आज जिस तरह की फायरिंग हुई है विज्ञान नगर के अंदर खुशहाल के ऊपर, वह बहुत गलत हुई है। वो बेचारा तो सामने खड़ा हुआ था। हमने एडिशनल एसपी साहब से बात करी है, उन्होंने बताया कि हमने 6 टीमें लगा रखी है और तुरंत प्रपोज है हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो वहीं राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर एक और शराब तस्कर जहां बार बार एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहीं पुलिस कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करती नजर आ रही है। दरअसल एटीएस की टीम ने 10 दिन की रेकी के बाद करोड़ों रुपए की शराब की खेप पकड़कर इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एटीएस ने ये कार्रवाई सिरोही आबू रोड पर की है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। पुलिस पर तस्करों से मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। दरअसल सिरोही के मावल में पेपर मिल के नाम पर शराब का गोडाउन बन रहा था और उसी गोडाउन में छोटी छोटी गाड़ियों में भरकर शराब गुजरात में तस्करी की जाती थी। तस्करी का ये खेल पुलिस चौकी की नाक के नीचे खुलेआम चल रहा था, लेकिन वो मूक दर्शक बनी देख रही थी। एटीएस के द्वारा यहाँ पर रिको थाना क्षेत्र में एक एक्साइज की कार्रवाई की गई है। एक गाड़ी का वो लोग पीछा कर रहे थे, तो जो फिर फाइनली वो गुजरात पुलिस ने उसको सीज किया है। उसको सिरोही में एटीएस की कार्रवाई के बाद जो है पुलिस विभाग पर कई प्रकार के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तत्कालीन एसपी के समय जो शराब की बहुत बड़ी खेप जो है आबकारी विभाग ने दबिश देकर जो उजागर किया था, जिसमें शराब की बहुत बड़ी लाइन जो है शुरू होने का अंदेशा जताया जाता, लेकिन वही छोटी छोटी गाड़ियों में राजस्थान के सरहदी जिले सिरोही से भरकर गुजरात में तस्करी का मामला लगातार सामने आ रहा था, लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, जिससे कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ के भी जो है आसार साफ तौर से नजर आ रहे थे। लेकिन अभी जो है एटीएस की कार्रवाई के बाद सिरोही पुलिस ने भी अब इक्का दुक्का कार्रवाई करके जो अपने ऊपर लगे हुए दाग को धोने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार जो है इस मामले में क्या संज्ञान लेना चाहती है वो अभी तक संज्ञान लिया नहीं है और यहाँ के अधिकारी जो लापरवाह बने हुए हैं। यहाँ पर एटीएस की कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग और आबकारी विभाग जो है लगातार जो है कई प्रकार की साठगांठ के जो अंदेशे जताए जा रहे थे वो साबित हो चुके हैं और लगातार इन पर कार्रवाई और नकल करने में दोनों विभाग जो है नाकामयाब साबित हो रहे हैं। न्यूज 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। उधर टोंक के एक हॉस्पिटल से पिछले दिनों गायब हुई 9 साल की बच्ची को पुलिस ने बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक 10 जनवरी को बच्ची अपने पिता से 20 रुपए न मिलने से नाराज हो गई। काफी देर तक जब बच्ची अपने पिता के पास नहीं पहुंची तो बच्ची के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि बच्ची अपने मामा के यहां, जिसके बाद उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। 20 रुपया और दे तू, जब मैं कहते बेटा तीसरा फेरी ले लिया 3 बजे दे दूंगा, बात यहाँ निकाला है और फिर लिया जे दे दूंगा। मतलब अशान कहता है निकल की 12 ये फिर मोटर पैसा मांगती किरायो करे और हमारी बेटी 18 डिपो पर से बेटी जो टोडा चल गई, टोडा से हरी सिंह लांबाड़े में बेटी जो मालवा चली गई। गे का है निवासी पीली तलाई के रहने वाले हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी पुत्री है 9 साल की, नाम उसका अमिता, वो हॉस्पिटल में थी और करीब 12 साढ़े 12 बजे वहाँ से हॉस्पिटल से निकल गई है। इस आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करने के उपरांत चूँकि ये बालिका से संबंधित मामला था तो श्रीमान एसआर ने इसको
गंभीरता से लेके संपूर्ण जिले में इसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके अलावा जो सिटीज के SHOs हैं उनको अलग अलग क्षेत्र में बांट के और पूरी रात इसका सर्च अभियान कराया गया। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीकानेर में महिला चोर गैंग एक्टिव हो चला है। ज्वेलरी की दुकान से गहनों की चोरी हुई है। ज्वेलरी शॉप पर बच्चे सहित 5 महिलाएं पहुंची। दुकानदार को बातों में उलझाकर गहने चोरी कर लिए। पीड़ित ने इसे लेकर थाने में केस दर्ज कराया है और चोरी की जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। मामला दर्ज कर पुलिस फिलहाल पूरे मामले पर जांच कर रही है। तो एक बार फिर से महिला चोर गैंग एक्टिव हो चुका है और बड़ी खबर बीकानेर से आपको बता रहे हैं, जहां पर बच्चों के साथ कुछ महिलाएं एक ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंची, उसे अपने बातों में उलझा और बड़े आराम से वहां से ज्वेलरी लेकर वो सभी फरार हो गए। हालांकि जैसे ही पीड़ित को इस बारे में जानकारी लगी, वो तुरंत पुलिस थाने पहुंचा और इसे लेकर शिकायत दर्ज करा ली गई है। बड़ी राहत की बात है ये है कि ये जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है और पुलिस इसके आधार पर अब सभी फरार महिलाओं की तलाश में है। तो लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती रहती हैं और एक बार फिर से महिला चोर गैंग एक्टिव हो चुका है, जो बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में जो ज्वेलर्स जो दुकान खोलकर बैठते हैं उन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जहां पर ये महिला चोर गैंग कैद हुआ है। 5 महिलाएं बताई जा रही हैं, कुछ बच्चों के साथ पहुंची, ज्वेलरी देखने का बहाना बनाया और दुकानदार को अपने बातों में उलझाया और फिर वहां से कुछ ज्वेलरी लेकर ये सभी फरार हो गई हैं। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले पर छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इन महिलाओं को पकड़ा जाए, क्योंकि अगर इन्हें नहीं पकड़ा जाता है तो ये आगे भी इसी तरीके से वारदातों को अंजाम देती रहेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जो दुकान पर लोग बैठते हैं उन्हें सतर्क रहने की, क्योंकि अगर वो सतर्क रहेंगे तो इस तरीके के जो वारदात हैं उससे बच सकते हैं। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला चोर गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो चला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कुछ महिलाएं ज्वेलरी देखने के बहाने दुकान में घुसती हैं, वहां से चोरी करती हैं और फरार हो जाती हैं। और बहुचर्चित 200 करोड़ के महाठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में लगातार केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस मामले में अब तक 115 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वहीं 11 मुकदमों के 1100 पेज का कल चालान पेश किया जा चुका है। अब आरोपियों को फिर से कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया जा सकता है। आरोपियों ने करोड़ों रुपए के हिसाब किताब के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा था। इनको बैंक में नहीं दर्शाया गया था। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और रुक करेंगे अगली खबर का। गहलोत सरकार 5वां बजट पेश करने जा रही है। बजट में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के प्रयासों से पोखरण विधानसभा क्षेत्रवासियों को सौगातों की काफी उम्मीदें हैं। हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू ने की कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद से खास बातचीत। मंत्री ने कहा, अंतिम बजट में पोखरण विधानसभा को कई बड़ी सौगातों के साथ अन्य सौगातें भी मिलने वाली हैं। मंत्री ने बजट घोषणाओं से पहले खास लोगों से सुझाव मांगे हैं। वहीं पोखरण विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए अच्छा बजट देने का दावा किया है। 2023 के विधानसभा चुनाव के आगाज से पहले ही राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और पोखरण के विधायक शाले मोहम्मद लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और पोखरण क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में लगातार दौरा कर लोगों में उत्साह का माहौल है। सर, बजट को लेकर क्या कहोगे? अंतिम बजट है, इसको लेकर पोखरण को सौगातें। देखो, बजट हमेशा शानदार रहे। पिछला बजट किसानों का बजट रहा, आमजन का बजट रहा, और इस बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो बजट आएगा ये युवाओं और महिलाओं के लिए होगा। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, महिलाओं के अलग प्रतिनिधि जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और तमाम लोगों को जो सुझाव आ रहे हैं। तो अभी इसे देखें कि जो माहौल बना हुआ है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा शानदार बजट देते हैं और ये बजट एक अलग ही बजट होगा।
सर 2023 का आगाज हुआ एंट्री, उसके साथ चुनाव की सौगातें देखी गई, चुनाव प्रचार विधि, इसको लेकर क्या होगा? देखो ये तो हमेशा विपक्ष के लोग कहते हैं कि पांचवा बजट काम का नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ ये पांचवा जो बजट है वो धरातल पे आप देखेंगे, और ये चुनावी घोषणाएं नहीं होगी, ये आम जन की जो हमेशा से बजट पेश किए हैं, जो हमने धरातल पे उतारे हैं, तो ये भी आप देखेंगे ये सौगातें, अच्छी सौगातें होगी और राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने वाली घोषणाएं होगी। तो आप निश्चित रहें कि अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तो वहां पर उसमें अच्छी चीजें हुई है, अच्छी घोषणाएं हुई है, राजस्थान विकास की ओर बढ़ा है। इन्होंने कहा जो बजट होगा बेहतर होगा और पोखरण शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह उत्साह देखा गया और बजट को लेकर भी आम लोगों ने सुझाव दिए, वो भी सुझाव पोखरण और विशेष सौगात का भी आश्वासन और दावा किया है। कैमरामैन नबीद वैष्णव के साथ सांवलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, पोखरण। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।